नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कल से शुरुआत होनी है और जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा और जिसमें 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे। बजट सत्र से एक दिन पहले ही बीएसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। निजी क्षेत्र में नौकरी देने का आज की ये बीएससी की मीटिंग हुई है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी, डिप्टी सीएम साहब, ये सभी उपस्थित रहे और सबने एक सहमति से फैसला लिया कि 20 तारीख को जो सेशन की शुरुआत होगी और 28 तारीख तक सेशन चलेगा। और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस है वो हमने कहा, उसको स्वीकार किया कि वो लेके आएंगे, उस पर भी होगी। और बाकी जो गवर्नर साहब जो अभी भाषण देंगे उस पर चर्चा होगी और दूसरे जो बजट है उस पर चर्चा होगी। अभी उसका कोई फाइनल नहीं किया बजट का किसी दिन का, वहां पर उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अभी केवल चर्चा यही हुई कि 20 से लेकर 28 तक रहेगा। और कल वो सारा जो बीएससी ने जो प्रोग्राम रखा वो कल विधानसभा में रखा जाएगा। सरकार जो लेके आई है वो 28 तक का सेशन का कार्यक्रम, मैंने कहा इसको और बढ़ाओ, हम दे रहे हैं उसमें डिस्कशन की जरूरत चाहिए, तो जैसा समय होगा देखेंगे। मैंने देखा इसको और बढ़ाना चाहिए बजट 23 तारीख को। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बजट को लेकर भी बयान सामने आया। कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि सीएम पहले लोगों से जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद ही बजट तैयार किया जाता है और इसलिए बजट में आलोचना करने जैसा कुछ नहीं होता। आगे क्या क्या डेवलपमेंट होनी है, क्या क्या काम होने हैं, उस सारे के देख के मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं जो लोगों से सलाह करते हैं। वो बिजनेसमैन से भी सलाह करते हैं, व्यापारी से भी सलाह करते हैं, इंडस्ट्री से भी सलाह करते हैं, जुड़े प्रतिनिधियों से भी सलाह करते हैं। हर आदमी से, मतलब हर वर्ग के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो बजट प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि हर बार जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आलोचना करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होता। विकास का बजट होता है और निश्चित तौर से जिस गति से हरियाणा विकास कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि देश में जो गिने चुने कुछ स्टेट हैं जो हरियाणा कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी कहा कि मनोज बागड़ी को जिम्मेदारी दी है। तो वहीं उदय भान ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। उदय भान ने कहा कि किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं, सीमाओं को सील कर दिया गया है और इससे आम जनता को परेशानी हो रही है। वो भी किसान भी आज सड़कों पर परेशान है, जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है। पहली बार है कि सरकार ही सड़क खोद रही है, रास्ते कील कांटे बिछा रही है लोगों के। तो ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण रवैया किसान के प्रति सरकार का जो चल रहा है, तो उसकी वजह से परेशानी है। सारा हरियाणा परेशान है, पंजाब परेशान है, सारे देश का जो किसान है वो बड़ी टकटकी लगा करके देख रहा है कि भाई ये सरकार किस तरह से किसानों के साथ में जो अन्याय पर उतरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी किसान नेताओं के साथ में वार्ता समाप्त होने के बाद में कहा कि किसानों के साथ में वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सहकारी समितियों और एनसीसीएफ और नेफेड को भी लेकर एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ में 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल
और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहा 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में चौथे दौर की बातचीत हुई है और इस बैठक में एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मार्च पर आपको बता दें कि निकले किसानों ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी 21 फरवरी को एक बार फिर से चर्चा होने वाली है और ऐसे में बैठक के बाद में किसान नेताओं का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। लंबा समा फिर दोबारा सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में किसान हाईवे पर पहुंचे और हाईवे पर कट की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे पर पहुंचकर रोड को जाम किया है। महापंचायत होने के बाद में फैसला लिया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे केजीपी पर भी तंबू लगाकर बैठ जाएंगे।
सीएम साहब मोहना गांव को कट की घोषणा करके गए थे, कट दे के गए थे, पनेरा गांव में आए थे भंडारे में। तो उसके बाद इस कट को लेके यहाँ मोहना गांव में देखे, आगे इस कट को दे दिया फरेदा गांव में। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं जिन्होंने इस कट को अपने स्वार्थ के लिए इसे आगे करवा दिया, आगे ले गए। तो आज हमारा जो रोड जाम करने का था 10 मिनट 15 मिनट हमने रोड जाम किया, रोड पे बैठे हैं। तो सरकार को ये चेतावनी है, या तो हमारे सरदारों से अपील है थोड़ी शांति रखें, मांगों को पूरी करे, अभी हमारे बीच में तो कट को दे। देखिए, पिछले 4 तारीख को जो 4 फरवरी को हमारे किसान मोहना मंडी में हमने एक सभा आयोजित की थी और उसमें हमारे सरदारों ने फैसला लिया था, पाल पंचों ने, 10 दिन का टाइम सरकार को दे रहे हैं। 10 दिन में हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, हमारा कट हमें जो हमारा अधिकार दिया जाए। उसके 10 दिन बाद सरकार के बाद हम उसे नितिन गडकरी से मिले, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे सर्वे करने के लिए आ रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर कोई अधिकारी नहीं आया। आज इसीलिए उसी के मद्देनजर हमें रोड जाम करना पड़ा। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के तौर से और कठोर कदम और ले सकते हैं। लगभग कितने समय जो केएमपी को जाम किया गया आपके द्वारा? हमारा एक सांकेतिक था, 15 से 20 मिनट के करीब हमने इसको जाम किया है और ये दिखाया है कि आगे भी हम और कठोर फैसला ले सकते हैं। इसको पूरी तरह से अनिश्चितकाल के लिए जाम कर देंगे। खबर अंबाला से है, जहां पर किसान आंदोलन का असर अब पूरे प्रदेश में भी पड़ने लगा है। हर वर्ग के लोग मुख्य मार्ग बंद होने से परेशान हो गए हैं और अब इस आंदोलन का असर जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारी भी व्यापार न चलने की वजह से काफी परेशान हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रोजाना उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रही और रास्ते बंद होने की वजह से पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के कई जिलों से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। हमारी शगुन साड़ी फर्म का नाम है, राजेश गोयल मेरा नाम है सर। सिर्फ सरकार से निवेदन है, जब सबसे नेट बंद हुआ है और आवाजाही बंद हो गई है और हमारे कपड़े के काम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और जब अगर नेट ही नहीं होगा, ऑनलाइन सारा काम, सिस्टम ही ऑनलाइन का है, ऑनलाइन से ही बहुत काम हो रहा है हमारा। और जब से नेट बंद हुआ है, काम बिल्कुल ठप हो चुका है। सरकार से निवेदन है कि नेट को ऑन करे, नेट चलाए और यातायात को थोड़ा शुरू हो तो काम चले हमारा। रोजाना नहीं जाने के 50 से 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। जो सेल हमारी 50-60 हजार लाख रुपए की सेल थी, अब 10 हजार की 5 हजार की सेल रह चुकी है। नेट के प्रभाव से मतलब पूरी मार्केट डाउन है। मैं रविंद्र कुमार जी, ओनर रीमा साड़ी बोल रहा हूँ जी। जब से किसान बैठे हैं जी, दुकानदारी में बहुत नुकसान है। ना तो माल आ रहा है, ना कोई ग्राहक आ रहा है। यहाँ ग्राहक है पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, तीनों साइड बंद किया हुआ है। जो कोई ग्राहक घूम फिर के आ भी जाता है तो नेट बंद है, वो पैसे कैसे करें। तो बहुत हम तो फ्री हफ्ता हो गया फ्री बैठे हैं, रोज 5-10 हजार नुकसान करके जा रहे हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा परेशानी है, हाल निकाल ले तो भाई कोई रोटी का जुगाड़ चले। ऐसा है जी, इंटरनेट बंद होने से व्यापार में जो है बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और कस्टमर भी नहीं आ रहे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही है तो कस्टमर भी कम आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है दुकान पे और कोई रस नहीं है दुकानों में, तो इससे ज्यादा ही लॉस हो रहा है। रोजाना कम से कम 15 से 20 हजार रुपये लॉस हो रहा है डेली का। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में, आपको बताते चले कि राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बहुमंजिला इमारत शहर को समर्पित की है। 4 मंजिल इस स्कूल की इमारत में हर मंजिल पर बेटियों को वाटर कूलर का आरओ पानी मिलेगा। बेटियों की पढ़ाई और सुसज्जित लैब को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल इमारत बनाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद जताते हुए यहां से स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा को भी स्कूल के नए भवन की बधाई दी है। इसी को लेकर उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेटियों को शिक्षा देने वाला ये बल्लभगढ़ का स्कूल है। आपको बता दें कि करीब 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में पहुंचे और बल्लभगढ़ को
कन्या स्कूल की सौगात दी है। दरअसल करीब 7 करोड़ की लागत से इस स्कूल को तैयार किया गया और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और स्कूल के उद्घाटन को लेकर यहां पर हवन भी किया गया और बल्लभगढ़ को कन्या स्कूल मिला है। यहां पर बच्चों को पढ़ाई का एक अच्छा जो अवसर है वो भी मिलेगा। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत भी किया गया और साथ ही करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्कूल का यहां पर पहुंचते हुए उन्होंने हवन भी किया है। देखिए, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ के नई बिल्डिंग का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और ये पहली बिल्डिंग नहीं है। इसकी लागत लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है, जिसमें हजारों बच्चियां शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभगढ़ के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। 2014 के बाद बल्लभगढ़ की सारी स्कूलों की बिल्डिंगों का नए तरीके से बनाया गया, चाहे वो घंटाघर पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे ये बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हो, 3 सेक्टर की हो। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमको ये 7 करोड़ की लागत से बनके स्कूल दिया है। ये हरियाणा की सबसे सुंदर बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और जहाँ 4000 बेटियां हैं, 49 रूम है, AC रूम है और ये सबसे बड़ा लाभ बच्चों के जो शिक्षा है उसका स्तर बढ़ेगा और बेटियों को भरोसा विश्वास है मनोज की सरकार में। ये सबसे सुंदर बजट जो बजट है लोगों के, आम व्यक्ति के, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी के हित का होगा। ये बजट सबके हित का होगा। सबके हित में होगा। इसके अलावा बात करें, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, किसानों का कोई हल नहीं निकल पा रहा है, किस नजरिए से आप? किसानों की जायज मांग है, उसको सरकार मानी है, पहले मानी, आज मानेंगे। करीब 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये स्कूल, जहां पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हुए हैं और यहां पर हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी वहां पर पहुंचा है। खबर फरीदाबाद के 4 नंबर इलाके स्थित इनकम टैक्स ऑफिस की है, जहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आज कांग्रेस को दिखाना चाहती है कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव से पहले ही डर चुकी है। इसी को लेकर वह इस तरह के हथकंडे भी अपना रही है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा, चाहे वह इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो या फिर सीबीआई। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के खातों को हाल ही में फ्रीज कर दिया गया था, जिसको लेकर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी पर वार हुआ और साथ ही यहां पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि लगातार ईडी, सीबीआई की जो जांचें चल रही हैं वो बीजेपी के कहने पर चल रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी पर जमकर तंज भी कसा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी और साथ ही परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 20 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन ने भी बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 10वीं कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के परीक्षार्थियों को भी थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर 33% अंक
होने पर पास किया जाएगा, जबकि इससे पूर्व प्रैक्टिकल्स में अलग अलग 33% अंक लेने होते थे। बोर्ड चेयरमैन ने भी बताया कि 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें 3,03,869 परीक्षार्थी जो हैं वो भाग लेंगे और 12वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित होगी, जिसमें 2,21,484 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज के दिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड फरवरी और मार्च में जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है 27 फरवरी से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हरियाणा ओपन स्कूल की, डीएलएड की, इनके जो एडमिट कार्ड्स है कल से जारी हो जाएंगे। सुबह से बच्चे स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही हमने अपना पास फार्मूला जो है क्लास 10th में सेकेंडरी में इस बार उसमें सुधार लाया, उसको बदला है। तो इस बार जो पास फार्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में 10th में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33%, रेवाड़ी के भालकी माजरा में आपको बता दें कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया है और 2 बुजुर्गों ने संकल्प भी लिया था कि जब तक प्रधानमंत्री एम्स का शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक दोनों बुजुर्ग बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। संकल्प के 5 साल 5 महीने की ओर से 3 दिनों बाद दोनों ने भरी पंचायत में अपने केश और दाढ़ी कटवाई। जनता ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। था कि अब तब तक एम्स का शिलान्यास दोनों समाज के लिए उसके लिए मैं बहुत खुशी की आदमी ये पूरा हुआ है और भगवान से कामना करती हूँ ऐसे ही सामाजिक कार्य में अपने सब हिस्से की भागीदारी देते रहे। आई प्राउड ऑफ माय ग्रैंडफादर। देखिए काफी मुश्किल भी हुई होगी उनको क्योंकि 68 साल के हो गए। नहीं, एक्चुअल में क्या है वो शुरू से ही ऐसे ही बल्कि उन्होंने अपने खाने पीने सब कुछ छोड़ दिया जैसे एम्स के लिए उन्होंने सामाजिक कार्य में काफी हिस्सेदार पहले से उनको इस चीज का अनुभव है। मेरे दादाजी ने एम्स संघर्ष समिति के लिए संकल्प लिया था कि अब तब तक एम्स का शिलान्यास नहीं होगा तब तक वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे और आज 5 साल 5 महीने बाद उनका संकल्प पूरा हुआ है और आज उनकी दाढ़ी कटी हुई है। पूरे इलाके को आज ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। कितना फख्र महसूस करते हैं अपने दादा? मैं मेरे दादा पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ। भगवान करे ऐसे दादा सभी को मिले। पहली बार इस दक्षिण हरियाणा में एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन इतना लंबा और इतना सहनशील तरीके से सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। नहीं, हमने सरकार की कोई संपत्ति का नुकसान किया। हम तो चाहते हैं क्षेत्र की जनता को ये भारत रत्न दिया जाए। 5 साल 5 महीने और 3 दिन तक एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्रवासियों की आवाज को हमेशा बुलंद रखा, इसके लिए तहे दिल से अभिनंदन है, आपका धन्यवाद। और आज जिस प्रकार से ये उत्सव का दिन था और जैसे 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास होगा, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है। बड़ी खुशी है और ये खुशी क्षेत्र की जनता ने हमें उपलब्ध कराई है। हम इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का, मातृशक्ति का, छोटी छोटी बहन बेटियों का और बुजुर्गों का और विशेष तौर पर युवाओं का, बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद करते हैं और माजरा के किसानों का खास तौर से धन्यवाद करते हैं कि यदि वो जमीन नहीं देते तो यहाँ नहीं बनता। हम संघर्ष भी करते रहते हैं, तब भी यदि जमीन नहीं मिलती तो कहाँ बढ़ाते। संघर्ष समिति बनेगी जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन चला रखा था उसमें बहुत लंबा पीरियड लग गया था। इस लास्ट 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ इसका शिलान्यास करने के लिए आए थे और उसी वक्त हमने धरना प्रदर्शन के अंदर ही ये हमने अपने दिल के अरमानों के हिसाब से कसम खा दी थी कि जब तक ये इनका शिलान्यास नहीं होगा इसमें हमें दाढ़ी और केश वगैरह बिल्कुल नहीं कटवाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारी अर्थी के साथ ही संसार घाट में जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।